मैं आज आप लोगों को सीटेट 2021 के प्राइमरी लेवल में जो सीडीपी यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन थे उसके आंसर बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को मदद मिले तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन आया था। इसमें लिखा है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका जो सही आंसर था वो था स्कीमा और मनोबंध। वहीं बात अगर क्वेश्चन सेकंड की करें तो इसमें लिखा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें जिसने भी लगाया संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ये गलत है। इसमें जो आंसर सही है वो है 1 नंबर यानी विचार सोच में केंद्रीकरण। तो आप लोगों को अगर ये आंसर सही है तो ज़रूर बताएं। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आया है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है इसमें विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। दूसरा दिया है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। तीसरा दिया है विकल्प विकास बहुआयामी होता है। और चौथा है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊं तो वो आंसर है विकल्प 3 यानी विकास बहुआयामी होता है। क्वेश्चन 4 में आप देखें लियो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें सही आंसर है वो है सांस्कृतिक उपकरणों यानी कल्चरल टूल्स। क्वेश्चन 5 में दिया है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है अध्यापक के पक्ष पर असफलता के। दूसरा है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड होना चाहिए। तीसरा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। चौथा है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं ये है विकल्प 3 इसका सही आंसर। इसमें लिखा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर बात क्वेश्चन नंबर 6 की करें तो इसमें लिखा है कि एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है पहला अवेदी या समरूपी निर्देशों पर। दूसरा है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव के लिए। तीसरा है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। और चौथा है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पे। तो दोस्तों, इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें। अब बात क्वेश्चन नंबर 7 की करें तो इसमें लिखा है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है विकलांग छात्र। दूसरा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तीसरा है छात्र जिसका अशक्त शरीर है। या चौथा है मंदित छात्र। तो इसमें ऑप्शन गलत लगाया हुआ है, लेकिन जिसका जो सही आंसर है वो है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो। यह आप लोग सही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो पहला ऑप्शन है अमूर्त सामयिक मूर्त। दूसरा है मूर्त अमूर्त सामयिक। तीसरा है अमूर्त मूर्त सामयिक। चौथा है सामयिक मूर्त अमूर्त। तो आप लोगों को मैं बताऊं इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें बताया गया है कि पहले सामयिक क्रियाओं द्वारा, फिर मूर्त वस्तुओं द्वारा, फिर अमूर्त वस्तुओं द्वारा
बच्चों में विकास का क्रम होता है। क्वेश्चन 9 में बताया गया है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। पहला ऑप्शन है अपसारी चिंतन, दूसरा है अति सक्रियता, तीसरा है असतर्कता, चौथा है कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सृजनात्मकता में क्या होता है, मौलिक गुण का यानी नई खोज का निर्माण होता है। तो इसमें जो आपका चिंतन लगता है वो अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन पहला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है विविध विन्यासों से उदाहरण लेनी चाहिए, दूसरा है सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, तीसरा है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, और चौथा है विविध संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि टालना गलत हो जाएगा यहाँ पर, और नकारात्मक भी रूढ़िबद्ध भी गलत हो जाएगा, सभी के लिए मानकीकृत नहीं, स्टैंडर्डाइज तो करना ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और पहला ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो आप लोगों को बताएं कि इसका जो ऑप्शन है वो है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजी, मतलब समरूप का उदाहरण दे दें तो आप लोगों के लिए उसका समस्या समाधान अच्छी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि अधगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें जो सबसे सटीक आंसर है जो नहीं के लिए सही है वो है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि शर्मिंदगी डैश। पहला ऑप्शन है क्या संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, दूसरा है बच्चों को अधगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, दूसरा है कि भाव को अध्यापन अधगम प्रक्रिया बारंबार पैदा करना चाहिए, चौथा है ऑप्शन इसका संज्ञान से कोई संबंध नहीं। तो आप लोगों को बताऊं इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि इसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 में की बात करें तो इसमें लिखा है कि निम्न में से अध्यापन अधगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इसमें है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, पहला ऑप्शन है, दूसरा है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, तीसरा है अनुकरण नकल कर और दोहराना, चौथा है विषय वस्तु को अंतर्गत याद करना। तो मैं बताऊं इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है वही आप लोगों का सही होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें लिखा है एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। इसमें ऑप्शन दिया है पहला कि त्रुटियों की समझ को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, तीसरा ऑप्शन है अध्ययन केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, और चौथा ऑप्शन है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। तो दोस्तों मैं बताऊं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, यानी पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर,
दूसरा है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। तीसरा है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। या चौथा है बच्चे को दंड देकर। तो आप लोगों को बताऊं कि इसमें जो पहला ऑप्शन है वो आप लोगों का सही होगा, प्रवीणताभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। वहीं अब बात अगर अपन क्वेश्चन नंबर 17 की करें तो इसमें दिया है अधगम की सर्वोच्चतम अवस्था कौन सी है। तो इसमें पहला है निम्न उत्तेजना उच्च भय। दूसरा है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। तीसरा है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। चौथा है उच्च उत्तेजना उच्च भय। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आप लोगों का सही होगा, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। तो अगले क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें लिखा है अधगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में पहला ऑप्शन है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तीसरा है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। चौथा है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। तो आप लोग जानते हैं कि जिस ऑप्शन में बच्चे ज़्यादा सक्रिय होंगे वही ऑप्शन सही होगा, अर्थात इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 में की बात करें तो इसमें लिखा है अधिगम के निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है योग्यता अटल है। दूसरा है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा है असफलता अनियंत्रित है। और चौथा है योग्यता सुसार्ध है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आप लोगों का इसमें सही होगा, योग्यता सुसार्ध है। ऑप्शन नंबर 20 की बात करें तो इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी परिपाठी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो होगा अन्वेषण और संवाद, ऑप्शन नंबर 3। वहीं बात क्वेश्चन नंबर 21 की करें तो इसमें लिखा है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब पहला ऑप्शन है वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो। दूसरा है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तीसरा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए। चौथा है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अलग अलग टुकड़ों में अगर सूचना को देंगे तो बच्चों में कठिनाई जो सीखने के प्रति है वो कठिनाई ज़्यादा विकसित हुई है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें लिखा मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो इसमें दिया है केवल पर्यावरण पर, न आनुवंशिकता पर, न पर्यावरण पर। तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। और चौथा है केवल आनुवंशिकता पर। आप लोग जानते हैं कि विकास की विभिन्नताओं के लिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही आवश्यक होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वागोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वागोस्की ने जो अपना दिया था वो प्राइवेट स्पीच था, लेकिन इसमें वो शब्द आया नहीं है। तो इसके लिए स्वनियमन सेल्फ रेगुलेशन वाला आप लोगों का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, क्योंकि आत्म केंद्रता वाला था वो पियाजे का था, इसलिए आप लोग अगर ये वाला ऑप्शन लगाए हैं तो वो गलत होगा, आत्म केंद्रिता, जिसमें स्वनियमन वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें
तो एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन पहला है इसमें विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। दूसरा है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। चौथा है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि एनसीएफ नहीं कहता कि पाठ्यक्रम का पालन करें, उसमें अंकों को नामांकित करें। ये भी गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा के लिए भी यह बात नहीं होती, इसलिए आप लोगों के लिए ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इसमें लिखा है एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापक बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लियोबास्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की यह योजना पहला ऑप्शन है अधिगम के लिए प्रौढ़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। दूसरा है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। तीसरा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। चौथा है बच्चों को अधिगम के लिए अभिनव प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है यानी अधिगम के लिए प्रौढ़ यानी इसको फोल्ड का निर्माण करेगी। ऑप्शन नंबर 27 में दिया है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन पहला ऑप्शन है इसमें कि लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। दूसरा है लैंगिक भेदभाव को कम करता है। तीसरा है लैंगिक समानता को बढ़ाता है। चौथा है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर चौथा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो इसमें लिखा है बहुविधि का सिद्धांत जोर देता है। ऑप्शन नंबर पहले में दिया है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी का आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। दूसरा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तीसरा है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। चौथा है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंट, यह है बहुबुद्धि सिद्धांत का आप जानते हैं कि गार्डनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी एक कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत करते हैं, यह नैतिक विकास के चरण की कौन सी अवस्था है। तो पहला ऑप्शन है प्रथागत, दूसरी है उत्तर प्रथागत, तीसरी है अमूर्त संक्रियात्मक, या चौथा है पूर्व। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो इसने गलत लगाया है। इसमें सही ऑप्शन है प्रथागत यानी कन्वेंशनल। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। दूसरा है समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक है कारक। तीसरा ऑप्शन है परिवार एवं जनसंख्या दोनों ही समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। चौथा है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही होगा कि स्कूल है वो सेकेंडरी है स्कूल और जो फैमिली है वो आपकी प्राइमरी है। तो इस प्रकार ये सीडीपी का पूरा जो सही आंसर थे वो आप लोगों को मैंने आपके समक्ष रखे हैं। अगर आप लोगों को कोई त्रुटि लगे आंसर में तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।